गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं पुनः रोहित सर एक बार पुनः आप लोगों के लिए नए वीडियो लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। दीपावली का त्यौहार आने वाला है और आप सभी लोग अपना त्यौहार मनाने में व्यस्त होंगे, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें कि त्यौहार के मौसम के बाद तुरंत हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पिछले वीडियो में मैंने विज्ञान विषय के सेट 2 से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज मैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद द्वारा जारी मॉडल सेट 3 विषय विज्ञान क्लास 10th के सभी प्रश्नों को बारी बारी से डिस्कस करूंगा। आशा है आप इसे ध्यान से समझेंगे और लाभान्वित होंगे। तो इस सेट में भी कुल 40 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं। हमें सही विकल्प का चयन करना है। आइए हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, 60 डिग्री। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि समांतर किरणें जब आती हैं दर्पण पर तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं। उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो इसलिए दूसरा का सही विकल्प होगा ए, फोकस। तीसरा, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? फॉर्मूला है इसके लिए F बराबर R/2, तो 54/2 27 सेंटीमीटर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न का सही विकल्प बी। चौथा प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना होता है। तो चौथा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, वक्रता केंद्र। आइए अब हम 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है। तो 5वां का सही विकल्प होगा बी, गाड़ी के हेडलाइट में। छठा प्रश्न, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो छठा का सही विकल्प होगा बी, प्रकाश का अपवर्तन। सातवां, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगी? तो सबसे अधिक तो निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में। तो इसमें जो विकल्प दिया हुआ है इसके अनुसार वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। 8वां प्रश्न, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखेंगे कि उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बने? ठीक है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखें कि उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो सीधा आवर्धित प्रतिबिंब लेंस है तो हम रखेंगे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो 8वां प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। 9वां प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो 9वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? हम लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। तो डायोप्टर यहाँ पर विकल्प सी में है, तो इसका सही आंसर है सी, डायोप्टर। 10वां प्रश्न, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, तो उस लेंस का आवर्धन क्या है? तो जो 3 गुना है वही आवर्धन है, तो आवर्धन 3 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 10वां का बी। 11 नंबर, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। तो 11 का सही विकल्प होगा ए, दृष्टि पटल। 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं।
तो 12वां का विकल्प होगा अवतल लेंस बी। 13 नंबर प्रश्न, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, तो इसका सही विकल्प होगा डी अनंत। दिए गए किस जैव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा मिलता है हम लोग को, इसमें जो विकल्प दिया गया है पाचन, उत्सर्जन, संवहन, इसका सही विकल्प होगा ए श्वसन। श्वसन क्रिया द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। 15 नंबर प्रश्न, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसका सही विकल्प है नाइट्रोजन, जो चिप्स के पैकेट में डाला जाता है, जो चिप्स को लंबे समय तक फ्रेश रखता है। तो इसका सही विकल्प होगा बी नाइट्रोजन। 16 नंबर प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में धातुएं जल की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ए संयोजन। 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का उपचयन। तो इसका 17 का सही विकल्प होगा बी कार्बन। 18 नंबर प्रश्न, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो संतुलित में जब हम चारों समीकरण को देखेंगे तो देखेंगे कि ए नंबर हमारा संतुलित है, AgNO3 प्लस NaCl, एरो NaNO3 प्लस AgCl। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि लौह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? आयरन। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बनता है? तो आयरन क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। 20वां प्रश्न, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? इसमें प्रश्न गलत है। इसमें दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? गंधीय और रंगीय दो तरह का सूचक है, तो ये प्रश्न गलत नहीं है, कंफ्यूज कर दिया है। तो दिए गए पदार्थ में रंगीय सूचक मतलब रंग बदल के जो सूचना देगा उसको रंगीय सूचक कहते हैं। तो 20वां का सही विकल्प होगा बी लिटमस। लिटमस रंगीय सूचक है, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अपना कलर चेंज कर लेता है। 21 नंबर प्रश्न, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं? तो हम देख रहे हैं कि हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, जो सी नंबर विकल्प में है। तो इसका सही आंसर है सी CaSO4 1/2 H2O। 22 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 1/2 H2O। तो इसका सही विकल्प होगा सी। 23 नंबर, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? 2H2 प्लस O2 एरो H2O, यह संयोजन अभिक्रिया है। इसका जो होगा सही विकल्प ए संयोजन अभिक्रिया। 24 नंबर, खट्टे पदार्थ में कौन सा आम्ल, खट्टे फल में कौन सा आम्ल पाया जाता है? 24 नंबर, खट्टा फल में कौन सा आम्ल पाया जाता है? तो इसमें देखेंगे खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका सही विकल्प होगा बी सिट्रिक अम्ल। 25 नंबर, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में अम्ल होगा। इसका सही विकल्प होगा बी HCl। 26, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर दिया मतलब वह अम्ल है। इसका pH जो होगा 7 से कम होगा। तो इसका सही विकल्प होगा सी 2 pH इसका होगा। 27 नंबर, अमीबा अपने किस अंग से भोजन का पाचन करता है? ठीक है, अमीबा किस अंग से भोजन का पाचन करता है? इसका सही विकल्प होगा डी खाद्य रिक्तिका। अमीबा सबसे पहले कूटपाद से भोजन को ग्रहण करके उसको भोजन धानी बनाता है और उसके बाद उसका पाचन करता है। तो इसका सही विकल्प डी खाद्य रिक्तिका। 28, पाचन क्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है?
हम लोग जानते हैं कि आमाशय में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है। तो 28 का सही विकल्प होगा सी, पेप्सिन। 29, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसमें अमीबा में प्राणी समभोजी पोषण होता है। तो 29 का सही विकल्प होगा सी। 30 नंबर प्रश्न, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय 4 कोष्ठक में बंटा होता है, जिसे अलिंद और निलय कहते हैं। जैसे बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। तो 30वां का सही विकल्प होगा डी, 4। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है? तो पाचन की क्रिया में भोजन को क्षारीय बनाने का काम पित्त करता है, जब भोजन आमाशय से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है। तो 31 का सही विकल्प होगा डी, पित्त। 31 नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प है डी। 32 आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, जिसको हम लोग ब्रिकाणु कहते हैं। इसका सही विकल्प होगा सी। 33, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो 33 जो है, कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता है? तो इसमें सही विकल्प होगा डी, यह भोजन का संवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन से भोजन का संवहन नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प है डी। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा में इसमें जो विकल्प है उसमें बी होगा, पपीता एक लिंगी पौधा है। 35 नंबर, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दिखलाता है? तो यह चित्र जो है हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा जनन को दिखलाता है। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा बी, मुकुलन। अब हम लोग आते हैं 36 नंबर प्रश्न, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसमें जो लड़कों में यौवनावस्था को नियंत्रित करने का जो हार्मोन है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। सही विकल्प है ए। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग इसमें है सी, गर्भाशय। अब 38 नंबर प्रश्न, हम जितना भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा द्वारा प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा स्रोत का सौर ऊर्जा द्वारा उत्पन्न नहीं है? तो इसमें सही विकल्प होगा बी, नाभिकीय ऊर्जा। 39 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको हम बार बार उपयोग कर सकें और शीघ्र समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा डी, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें नहीं है। जो विकल्प होगा इसका सही सी, नाभिकीय ऊर्जा। ये जैव मात्रा से उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार 40 प्रश्न समाप्त हुए सेट 3 का। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और इनमें से बहुत सारे प्रश्न फाइनल एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होगा, पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपसे आग्रह है कि यदि आपको इस वीडियो से लाभ हो रहा हो, लाभान्वित हो रहे हों, तो आप निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।